न ही दरिद्र को दुखी न दीना, न ही को अबुध न लक्षण हीना। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चल ही स्वधर्म निरत श्रुत नीति। नमस्कार, मेरा नाम दुर्गेंद्र चौहान है और आप हमारा खास कार्यक्रम मंथन देख रहे हैं। मंथन की शुरुआत आज हमने इसी दोहे के साथ में की। ये बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी का दोहा है, जिसका अर्थ ही है राम राज्य की अवधारणा। राम राज्य कैसा था और उस समय लोगों का जीवन कैसा था, साम्राज्य कैसा था, सब कुछ इन पंक्तियों के माध्यम से बाबा तुलसीदास जी ने बता दिया है। कुछ इसी आधार पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी के स्वराज रामराज की परिकल्पना और आज के मौजूदा वक्त में सरकार के कामकाज को जोड़ा है। प्रधानमंत्री दक्षिण की धर्म यात्रा पर हैं और वो कर्म यात्रा भी साथ साथ में कर रहे हैं। तमाम पुल और तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण भी कर रहे हैं और मंदिरों के दर्शन भी कर रहे हैं। 22 तारीख की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व जो उनका अनुष्ठान चल रहा है, 7 दिनों का विशेष अनुष्ठान, उसके तहत वो दक्षिण में धर्म यात्रा पर भी हैं। प्रधानमंत्री मोदी का रामराज कैसा है? क्योंकि रामराज की अवधारणा तो यही है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज्य नहीं कबहू न व्यापा। तो ये दोहा भी राम राज्य की अवधारणा को व्यक्त करता है और आज इसी पर हम बात करने वाले हैं। साथ ही विपक्ष को भी ध्यान में रखेंगे, जो आए दिन किसी न किसी तरीके से सरकार को घेरता है, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी को लेकर आईना दिखाता रहता है। आज का मंथन का जो विषय है, चूंकि यही है कि राम राज्य की अवधारणा और मोदी का राम राज्य और विपक्ष का जो नजरिया है रामराज को लेकर, इसी पर आज मंथन में हम बात करेंगे। दक्षिण की धर्म यात्रा पर निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेपाक्षी और जो केरल और तमिलनाडु के तमाम धर्मस्थलों पर, लेपाक्षी में कल उन्होंने दर्शन किए थे, आज भी कई धर्मस्थलों पर गए और उन्होंने दर्शन किए। और इस दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता जनार्दन को संबोधित करते हुए कहा कि इस देश के करीब 25 करोड़ लोगों को पिछले 9 साल में उन्होंने गरीबी से उबारा है, गरीबी रेखा से ऊपर लेकर आए हैं, उनका जीवन स्तर उठा है। वास्तव में राम राज्य की अवधारणा भी यही थी और सबसे बड़ा जो वर्ण है वो गरीबी है। प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि कोई जाति कोई वर्ण नहीं है, सबसे बड़ा जो वर्ण है वो गरीब है और गरीबी है। देश में मोदी राज का चमत्कार है कि ये तकरीबन 25 करोड़ लोग 9 साल में गरीबी रेखा से ऊपर आए। भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थक संगठन और जो सहयोगी संगठन हैं, एनडीए के लोग हैं, वो आज कह रहे हैं कि नहीं, देश में बहुत कुछ बदला है। ये मामूली बात नहीं है कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ गए। प्रधानमंत्री ने गांधी की राम राज्य की परिकल्पना को भी इस दरमियान उन्होंने कहा और सीधे कांग्रेस पर हमला भी किया। शायद प्रधानमंत्री अगर रामराज की अवधारणा पर सिर्फ बात करते तो इस पर रिएक्शन शायद ही आते, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस 70 सालों से गरीबी मिटाने का नारा देती रही है, लेकिन हमने गरीबी को मिटाया है। राम राज्य को लेकर हो रहे घमासान पर आए दिन किसी न किसी लीडर की प्रतिक्रिया आ ही जाती है, लेकिन आज हम मंथन में 3 विषय पर बात करने वाले हैं। पहला, रामराज की अवधारणा, दूसरा, मोदी का राम राज्य और तीसरा, विपक्ष का आईना। यानी कि त्रेता युग की परिकल्पना को लेकर राम राज्य कैसा था, उसकी एक झलक भी आपको आए दिन दिखा रहे हैं। वहीं मोदी का राम राज्य क्या है और क्या है उनकी अवधारणा, ये भी आपको खुद पीएम मोदी के संबोधन से ही सुना देते हैं। नीति आयोग ने कहा है कि हमारी सरकार के 9 साल में
देश में करीब करीब 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। जिस देश में दशकों तक गरीबी हटाओ के नारे दिए जाते रहे, उस देश में सिर्फ 9 साल में करीब 25 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। वही विपक्ष लगातार सत्ताधारी दल को घेरने में लगा हुआ है। एक और जहां पीएम मोदी अपने 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते नहीं थक रहे हैं, तो वहीं विपक्ष भी अपने नजरिए से उनको आईना दिखाने में लगा हुआ है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पीएम मोदी पर निशाना साधा और क्या कहा है, खुद आप भी सुन लीजिए। और रामायण, क्योंकि भगवान राम की बात हो रही है, तो रामायण की सबसे बड़ी सीख तो यह है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूं व्यापा। 44% बेरोजगारी की दर आई है कल 20 से 25 साल के युवाओं में। तो राम राज्य में तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए। उस चर्चा से बचे रहिए, इसलिए विभत्स राजनीतिकरण चीजों का करते रहिए। राम राज में तो नहीं है कि आदिवासी के सिर पर आप पेशाब करिए। राम ने तो शबरी के बेर खाए थे। तो असलियत यह है कि धार्मिक अनुष्ठानों का काम जो हमारे साधु संत समाज, हमारे शंकराचार्यों को करना चाहिए, वो अब भाजपा ने उसका बीड़ा उठा लिया है। तो उससे लोग आहत हैं, आक्रोशित हैं, लेकिन वो लोग आपको टीवी पर नहीं दिखाई देंगे। अब कहना ये गलत नहीं होगा कि इंडिया गठबंधन के लीडर किसी न किसी तरीके से अपनी भड़ास तो निकाल रहे हैं, लेकिन उनकी ये जुबानी जंग एक ही जगह पर जाकर टिक जाती है, और वो है आए दिन पीएम मोदी पर कटाक्ष करना। शायद यही कारण भी माना जा सकता है कि सत्ताधारी पार्टी इसको एजेंडा बनाकर विपक्ष को ही घेरे में ले लेता है, और इस नीति को विशेषकर विपक्ष को बहुत ही बारीकी से समझना होगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो ये वार पलटवार, लेकिन नीति आयोग की रिपोर्ट या उसके आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए, उनका जीवन स्तर हुआ। ये बड़ी बात है। सिर्फ 9 साल में, 70 साल तक नारा और 9 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। बड़ी उपलब्धि। और इसको लेकर विपक्ष लगातार निशाने साध रहा है। अखिलेश यादव राम राज्य की अवधारणा, जो नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई राम राज्य को लेकर जो अवधारणा थी कि भाई सभी लोग सुखी रहें, गरीबों का उत्थान हो, सारी चीज़ें बेहतर हों, ये इसको लेकर वो कह रहे हैं कि भाई गांधी का भी राम राज्य की परिकल्पना यही थी। और सारे जो लोग थे, संत महंत, सब इसी की अवधारणा को लेकर वो बात करते रहे हैं। अब वास्तव में अगर देखा जाए तो काम हुआ है। नीति आयोग के आंकड़े हैं। अब नीति आयोग जैसी जो बॉडी है वो क्या झूठ बोलेगी, ऐसी हम लोग तो ऐसी अपेक्षा नहीं कर सकते। लेकिन विपक्ष नीति आयोग के आंकड़ों को भी झुठलाने में जुट गया है। लगातार सुबह से प्रहार हो रहे हैं। जो विपक्ष की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट करके उन्होंने कुछ आंकड़े दिए हैं और उन्होंने कुछ बातें कही हैं। वो लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। वो कह रहे हैं कि भाई मोदी सरकार ने आदतन बहुत सारे जो तथ्य हैं उनको नकार दिया है। भारत कर्ज के चक्रव्यूह में लगातार फंसता जा रहा है। ये कौन सा गरीबी से उबारने का कार्यक्रम वो चला रहे हैं। वो कहीं ऐसा ना हो कि विश्व की कुछ चरमराती अर्थव्यवस्थाओं में हम न पहुंच जाएं। हमारी अर्थव्यवस्था और देश का भविष्य खतरे में है। इस तरीके की बातें मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि दोनों कुचक्र में उलझकर बड़ी मुसीबत पर ना पड़ जाएं हम, इस बात को लेकर वो चेतावनी भी दे रहे हैं। मोदी सरकार ज्यादा खर्च करने का ढिंडोरा पीटती है, ये भी खड़गे साहब कह रहे हैं। और पर असलियत ये है कि 15 मंत्रालयों ने अब तक, आप देख लीजिए, पिछले बजट का केवल 17.8% ही खर्च किया है। ये बड़ा महत्वपूर्ण वो तथ्य दे रहे हैं कि 17.8% ही खर्च किया है।
तो ये बहुत सारी बातें, इसमें पेट्रोलियम है, एमएसएमई है, सिविल एविएशन, बड़े प्रमुख मंत्रालयों की बात वो खड़गे साहब कर रहे हैं। कारपोरेशन, अल्पसंख्यक मामले है, पूर्वोत्तर मामले है, तो वो कह रहे हैं कि हम बहुत खर्च कर रहे हैं, लेकिन कुल बजट का 17.8% ही खर्च हो रहा है। तो विपक्ष और ये जीडीपी के अनुपात में मात्र जो 5.1 पर ही आकर गिर गई है जीडीपी। बहुत सारे आंकड़े हैं और विज्ञापनों और तमाशों के शोरगुल में सब कुछ छिप गया है, जो सच है वो छिप गया है। खड़गे साहब इस बात को बहुत रेखांकित कर रहे हैं। विपक्ष ने लगातार हमला किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस राम राज्य की अवधारणा, बीजेपी के लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं कि मंदिर के जरिए धर्म की सत्ता स्थापित हो रही है और जो राज है वो धर्म के मुताबिक चल रहा है। धर्म में जो राजनीति है वो धर्म की राजनीति नहीं, धर्म के अनुसार राजनीति बीजेपी कर रही है। ये लगातार इस बात को लेकर चर्चा परिचर्चा हो रही है। हमारे साथ कुछ मेहमान मंथन में जुड़ चुके हैं। कृष्ण मोहन पांडे, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। कृष्ण मोहन जी, स्वागत, बहुत धन्यवाद, आभार आपका। डॉक्टर प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। प्रोफेसर साहब स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक संपादक और आर्थिक मामलों में विशेष पकड़ रखने वाले आलोक भदौरिया जी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। चर्चा की शुरुआत कृष्ण मोहन पांडे जी से हम कर रहे हैं। कृष्ण मोहन पांडे जी, राम राज्य, अब आजकल पूरा देश राममय है। जोशी साहब भी मुझे लगता है किसी राम मंदिर से जल्दी होकर आए हैं, टीका लगाए हुए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं आजकल। तो अभी आज मैं देख रहा था कि जिस वक्त मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे अयोध्या में, तो राहुल गांधी भी कहीं ना कहीं धार्मिक अनुष्ठान कर रहे होंगे। वो गुवाहाटी के शिव धाम में होंगे। उन्हीं की गठबंधन के उद्धव ठाकरे कालाराम मंदिर में होंगे। शरद पवार जी कहीं और होंगे, अखिलेश यादव कहीं और होंगे, केजरीवाल साहब कहीं और होंगे। सब अपने अपने तरीके से सब जाएंगे मंदिरों में। उस दिन सब मंदिरों में ही रहेंगे, यानी मंदिर को अयोध्या नहीं जाएंगे, सारी जगह जाएंगे। खैर ये एक अलग विषय है। लेकिन आज जो मोदी का राम राज्य है वो ये है कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए, नीति आयोग के आंकड़े हैं। और विपक्ष इनको भी झुठला रहा है। कृष्ण मोहन जी, वो कह रहा है कि भाई, खड़गे जी का अभी एक्स पर एक पोस्ट हमने दर्शकों के लिए रखा सामने। वो कह रहे हैं कि 15 मंत्रालय हैं जिसमें केवल 17.8% ही खर्च हुआ है। कहाँ कौन सी गरीबी मिटा रहे हैं, कहाँ गरीब हो गए हैं, इस तरह के सवाल उठा रहे हैं कृष्ण मोहन पांडे। जहां तक पूर्व की सरकारों की चर्चा और खड़गे जी की बात खुले का आई घंटे, तो खड़गे जी पूर्व में जिस सरकार का प्रतिनिधित्व करते थे या उनकी जो नेता थी प्रतिनिधित्व करती थी, ये एसी कमरे में बैठकर गरीबों को शौचालय, आवास और भोजन देती थी। और गरीबी और भूखमरी का आंकड़ा जो था, सुप्रीम कोर्ट को ये पूछना पड़ता था कि आप क्या कर रहे हैं, हजारों टन अनाज सड़ जा रहे हैं और आप वितरित नहीं कर पा रहे हैं। एक उदाहरण देते हुए मैं शुरुआत करूंगा। 2010 में कांग्रेस की सरकार थी और सुप्रीम कोर्ट ने जो भूखमरी का दायरा है, मृत्यु की दर था, वो बढ़ता जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा कि ये मृत्यु दर क्यों बढ़ रहा है साहब, भूखमरी के क्यों बढ़ रहा है, भूखमरी से मृत्यु क्यों हो रही है, आप जो हजारों टन, जिस देश में हजारों टन अनाज सड़ जाते हैं, इसको वितरित क्यों नहीं करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट कांग्रेस सरकार ने दिया कि हम चाहते हैं कि वितरित करें, परंतु हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगी। जिस देश में सेंट्रल गवर्नमेंट एफिडेविट लगाती हो कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगी, वही बातें 2013 में पूर्व सरकारों के, राज्य सरकारों को किया जाता है और राज्य सरकारों का आंकड़ा और जो एफिडेविट है वही रहता है। परंतु भारतीय जनता पार्टी की 2014 में सरकार बनती है और 2024 तक लगातार अन्न वितरण कर रहे हैं हम। कहीं भी भ्रष्टाचार की एक सुगबुगाहट तक नहीं है, क्योंकि हमें चिंता है उस समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की, उस आदिवासी की, उस गरीब की, उस दलित की, जो इन 70 वर्षों के कालखंड में उनके जो राजनीतिक अधिकार हैं, उनके जो नैतिक अधिकार हैं, जो उनके आर्थिक अधिकार हैं, वो तो गौण हैं। उनके जीवन जीने के लिए रोटी की जो व्यवस्था थी, ये सरकारें नहीं कर पाती थी। और आज जब भारतीय जनता पार्टी के और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
हम आवास दे पा रहे हैं, हम शौचालय दे पा रहे हैं, हम डीबीटी के तहत किसानों को उनके किसान सम्मान निधि पहुंचा पा रहे हैं, हम गैस रसोई गैस की सब्सिडी पहुंचा पा रहे हो। और एक बहुत बड़े वर्ग को कोरोना काल के बाद से आज तक वो अनाज जो ये पहुंचा नहीं पाते थे, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती थी, भारतीय जनता पार्टी पहुंचा रही है। और लंबे कालखंड से इस देश का गरीब गुरबा परेशान व्यक्ति, उसके पास बैंक खाते नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी ने जनधन योजना के तहत घर घर बैंक खाते खुलवा दिए। ये जितनी सुविधाएं हैं हम डीबीटी के तहत पहुंचा पा रहे हैं। और हंगर इंडेक्स की जहां तक बात कर ली जाए तो ये हम कोई मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कोई डाटा देती है हमारे पक्ष में तो वो गलत हो जाता है, परंतु उसी डाटा को अपने तरह फेब्रिकेट करके ये कहते हैं तो वो सही हो जाता है। साथ इस तरह के दोहरे मानक जब ये लेके जनता के बीच में जाते हैं तो 14, 17, 19, 22 होता है। और भारतीय जनता पार्टी बार बार जीत की आती है। उसके पीछे कारण है कि जनता का एक बड़ा वर्ग, इस देश का बड़ा वर्ग जो लाभान्वित हुआ है, वो आवास के रूप में, शौचालय के रूप में, सुविधाओं के रूप में, किसान सम्मान निधि के रूप में, स्वास्थ्य के रूप में, बीमा के रूप में। और वो वर्ग जो खुद को कल तक गरीब समझता था और एक ऐसी सुविधाएं जो अमीर वर्ग तक पहुंचती थी, अमीर वर्ग तक पहुंच सकती थी, अब गरीब वर्ग भी पा रहा है और वो खुद को उस अमीर वर्ग से तुलना कर रहा है। गरीब खुद को महसूस नहीं कर रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वो करके दिखाया है। हमने अपनी पहुंच प्रथम पक्ष से लेकर समाज के अंतिम पायदान पर खड़े रखती अपने अंत्योदय की परिकल्पना को पूर्ण किया है। और जिसका प्रतिफल ये है कि ये रिजल्ट आ रहे हैं कि हम लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लेके आ पाए। ये मात्र और मात्र दृढ़ इच्छा शक्ति का संकल्पित व्यक्ति कर सकता है और भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण किया है। देश के सचिव प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के द्वारा ये पूर्ण हो सका है। उसके पीछे एक कारण है, हम संकल्पना से सिद्धि तक का बात करते हैं, हम संकल्प लेते हैं और सिद्धि भी वो करते हैं, जिसका प्रतिफल यह है कि आज अपना रिपोर्ट कार्ड, अपना डाटा हम जनता के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के रूप में लेके जा रहे हैं। परंतु विपक्ष के पास ऐसा कोई संकल्प यात्रा नहीं है, विपक्ष के पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जिनको पता है कि जब ये जाएंगे तो इनसे प्रश्न होगा कि 2004 से लेकर 2014 तक आपकी सरकार में क्या हुआ, 14 से लेकर 24 तक इसका समतुल्यता लेके आइए। जब समतुल्यता आएगी साहब तो भारतीय जनता पार्टी देश की जनता के जो किया है जनता के समक्ष होगा और वही जनता भारतीय जनता पार्टी को बार बार चुन रही है। और ये विपक्ष के प्रोपेगेंडे ऐसे ही चलते रहेंगे और देश की जनता बार बार भारतीय जनता पार्टी को चुनती रहेगी क्योंकि हमने संकल्प से सिद्धि तक की संकल्पना को पूर्ण किया है। ठीक बात है। इस बीच हमारे साथ कांग्रेस के युवा नेता और प्रवक्ता गौरव जैन जुड़ गए हैं। गौरव, स्वागत आपका, बहुत धन्यवाद, आभार के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। कृष्ण मोहन पांडे जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही और आज जो विषय है कि नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भाई 25 करोड़ लोगों को केवल 9 साल में उन्होंने गरीबी से उबारा है और आपकी पार्टी 70 सालों तक गरीबी हटाओ का नारा ही देती रही, गरीबी नहीं हटाया, उसने गरीब हटा दिए। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि भाई हमने, ये हमारे आंकड़े नहीं, नीति आयोग के आंकड़े हैं और 25 करोड़ लोग बहुत बड़ी तादाद होती है। फिर वो उसको जोड़ते हैं कि गांधी ने जिस राम राज्य की परिकल्पना की थी कि गरीब को सबसे सशक्त होना चाहिए, गरीबी रेखा से बाहर आना चाहिए, तो गांधी के राम राज्य की अवधारणा में जैसे अभी कृष्ण मोहन पांडे ने कहा कि चाहे डीबीटी के माध्यम से राहत हो, सिलेंडर हो, घर हो, शौचालय हो, मुफ्त अनाज हो, तो यही तो राम राज्य है ना गौरव जैन। और किस राम राज्य की परिकल्पना भगवान श्री राम ने की होगी? देखिए, बहुत अच्छा भाषण दिया हमारे भाजपा के मित्र ने। और अब मैं यहाँ पर जो आज एनएसएसओ और यहाँ पर नीति आयोग ने जो आंकड़े पेश करे उसके ऊपर थोड़ा सा आपको तथ्यों के बीच में रीड बिटवीन द लाइंस की बात मैं करूंगा। ये जो आंकड़ा दिया है ये उन्होंने 70 साल का कुछ नहीं दिया। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप यूएनडीपी की भी रिपोर्ट देखेंगे, 7 जुलाई 2023 को भी हुई थी। यूएनडीपी कोई सरकारी या कांग्रेस या किसी की संस्था नहीं है। उसने खुद बोला था कि पिछले 7 सालों में 33 करोड़ भारतीय जो हैं वो गरीबी नीचे रेखा के नीचे आपके ढकेले गए। उसके बाद आज जो यहाँ पर नीति आयोग की रिपोर्ट आई है वो एक तरीके से मुखपत्र का काम कर रही है। हुआ है क्या कि जब कोविड आया भारत में तो 2 साल लगातार जो है वो आपकी जो इकोनॉमी है वो नीचे गिरती गई। जब इकोनॉमी नीचे गिरी उसके बाद जो प्री कोविड टाइम पे वापस से इकोनॉमी आएगी तो आप उसी चीज को बता रहे हैं कि हमने इतना ग्रोथ कर लिया। ये कोई ग्रोथ नहीं है। ये यहाँ पर जो इकोनॉमी लैग कर गई थी, जिन लोगों को आपने वापस से गरीबी रेखा में ढकेल दिया था
उनमें से कुछ लोग, वो भी पूरे नहीं आए, 85% लोग जो 2019 के पहले गरीब नहीं थे, जो गरीब हो गए थे, उनको वापस उनके 85% लोग ही आए हैं। तो ये कहना कि, और ये जो डाटा है, ये क्वांटिटेटिव डाटा 70 साल का नहीं है, ये पिछले 5 साल का डेटा है। तो आप एक बार इस चीज को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरीके से डेटा मैनिपुलेशन करके, हेडलाइन मैनिपुलेशन करके, किस तरीके से यहाँ पर एक झूठी हेडलाइन बताई जा रही है कि हमने 70 करोड़ लोगों को लिया दिया, 35 करोड़ लोगों को लिया दिया। ये सरासर एक तरीके का झूठ फैलाया जा रहा है। और यहाँ पर आप समझिए पॉवर्टी लाइन से बाहर नहीं लाए। यहाँ पर बात क्या करी है नीति आयोग ने? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के जो ऑब्जेक्ट है उसमें क्या क्या है आप समझिए। उन्होंने बोल दिया कि जिस घर में एक परिवार को अगर गैस का चूल्हा मिल गया तो वो आपका गरीबी रेखा से बाहर हो गया। जिस परिवार में अगर एक व्यक्ति को 1100 रुपए की पेंशन मिल गई तो वो गरीबी रेखा से बाहर हो गया। तो आपने जब उनके ऑब्जेक्टिव चेंज कर दिए तो उसके बाद आप खुद की एक नई परिभाषा बना करके हमने इतने लोगों को बाहर ला दिया, इतने लोग लाभार्थी हैं, उस प्रकार से अपनी खुद पीठ थपथपा रहे हैं, खुद मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं। ना इन्हें तथ्यों का पता है, ना इन्हें आंकड़ों का पता है। बस आप भाषण दिलवा लीजिए बड़े बड़े कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। आज भी आप गांव में जाकर देखेंगे बड़ी बड़ी बातें करते हैं उज्ज्वला योजना की, वहां पर सिलेंडरों को काट काट के उसको चूल्हा बनाया हुआ है। और आप वहां पे बात करेंगे किस तरीके से पीएम आवास योजना की आप बात नहीं, अब तो गौरव जैन, अब तो जब से 200-300 रुपया कम हुआ है, अब तो लोग सिलेंडर भरवाने लगे हैं। अब कहाँ काट रहे हैं? अरे अभी आप एक बार जाइए ना स्टूडियो में, जो आप ये हमारे भाजपा के मित्र बात कर रहे थे कि किस तरीके से कांग्रेस जो थी वो यहाँ पे एसी में बैठ के बता देती थी। यहाँ पर आप धरातल पे जाइए, कहीं पर भी इनकी एक भी योजना अगर पूर्णता से साफ हो तो आप बताइए। सिर्फ किस चीज पे, किसी भी तरीके से इसका फोटो खिंचवाना, उसका प्रचार प्रसार करना, इसके अलावा कुछ नहीं है। पोछी पोछाई रोड पे कैसे पोछा लगाना है, पोछे पोछाई जमीन पे कैसे पोछा लगाना है, वो आप भाजपा से सीख लीजिए। उसकी हेडलाइन कैसे बनानी है, उसकी फोटो खिंचवानी है, एक बार बीच पे जाके 2-2 बार परिधान कैसे चेंज करना है। महात्मा गांधी की रामराज की अवधारणा ये नहीं थी क्या, जो मोदी जी कह रहे हैं कि भाई गांधी जी की भी अवधारणा थी, गांधी जी के सपनों को पूरा कर रहे हैं? आपको क्या दिक्कत? ये देखिए महात्मा आपको क्या दिक्कत? गांधी जी के जब आप सपनों को पूरा कर रहे हैं, ठीक है, गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे होंगे, लेकिन उस वक्त की कांग्रेस भी अलग रही होगी। ये महात्मा गांधी जी ये राम राज्य की बात नहीं कर रही है, नाथू राम राज्य की बात कर रहे हैं। इनका भगवान राम से कोई लेना देना नहीं है। वही बात शंकराचार्य जी भी कह रहे हैं, वही तमाम लोग कह रहे हैं कि इन लोगों का राम राज्य से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ अडानी राज्य हो, अंबानी राज्य हो, खुद की गोदी में बैठे जाने जो भी इनकी मीडिया है, लेकिन ये यहाँ पर राम राज्य की तो परिकल्पना इनकी बिल्कुल भी नहीं है। और ये बात जो है वो आप धरातल पे जाके पता करेंगे तो वही बात सामने आएगी। ठीक है, कृष्णमोहन जी कुछ कहना चाहते हैं, फिर मैं जोशी साहब के पास जाऊंगा। बोलिए कृष्णमोहन जी। जी, हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं कि शंकराचार्य से कोई इनका लेना देना नहीं है, राम राज्य से कोई लेना देना नहीं है। राम राज्य के ये वो पोषक है, राम राज्य के वो पोषक है दुर्गेश जी, जो सुप्रीम कोर्ट में 27 वकील खड़ा करके कहते थे कि राम काल्पनिक है, राम जन्म काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है। और शंकराचार्य की चर्चा वो लोग कर रहे हैं जो 1951 में सोमनाथ का जब मंदिर भव्यता से उद्घाटन हो रहा था, एक शंकराचार्य को नहीं बुलाए। ये अधूरेपन की बात करते हैं, एक छोटे से गर्भगृह में निर्माण कराए, हम फिर भी प्रसन्न थे। लेकिन आज शंकराचार्य की चिंता हो रही है उस शंकराचार्य की जिसको गिरफ्तारी कराने के कराकर और इससे पर बैठाने वाले लोग हैं। ये जब राम राज्य की चर्चा करते हैं, शंकराचार्य की चर्चा करते हैं, राम सेतु की चर्चा करते हैं, तो देश उनका दोहरा चरित्र और दोहरा मानक ठीक है देख रहा है, और इसका परिणाम आपको दुर्गेश जी 90 दिनों बाद दिख जाएगा। ठीक है, ठीक है कृष्णमोहन जी, मैं लौटूंगा। मुझे एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, मैं एक छोटे से ब्रेक पर जाऊंगा और बहुत जल्दी जब हम लौटेंगे तो बाकी मेहमानों से भी चर्चा करेंगे कि नरेंद्र मोदी ने जिस राम राज्य की बात की है, गांधी की भी वही अवधारणा थी कि गरीब लोगों का कल्याण हो, गरीबी से लोगों को उबारा जाए। और 9 साल में 25 करोड़ लोग अगर गरीबी से रेखा से ऊपर आ गए हैं तो ये तो बड़ी बात है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से लौट आए हैं और सीधे रुख करेंगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी हमारे साथ जुड़े हैं। जोशी साहब, आपके पास आ रहा हूं। राम राज्य की अवधारणा
आपके अध्यक्ष जी ने भी कुछ बताई है कि भाई गरीबों का कल्याण हो, कोई किसी को सताए नहीं। तो गरीबों का कल्याण तो ये सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 25 करोड़ लोग 9 साल में गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। तो राम राज्य अगर पूरी तरह स्थापित नहीं हुआ तो उस ओर तो हम 2-4 कदम तो बढ़ ही गए हैं, और बाकी सारी चीज़ें धर्म संगत, न्याय संगत चल रही हैं। वो कह रहे हैं कि केवल जो पूर्व की सरकारें रही हैं वो केवल आंकड़ों में, भाषणों में बस डाटा दिखाती रही हैं, सारा प्रस्तुत करती रही, लेकिन वास्तव में गरीबी हटी नहीं थी। तो अब दिक्कत क्या है विपक्ष को? देखिए, आज आपके चैनल के माध्यम से हमारे छोटे भाई पांडे जी का जो बहुत बेहतरीन भाषण हम लोगों ने सुना, और हमने बिना व्याधान के सुना, क्योंकि हमारा ये मानना है कि पक्ष और विपक्ष को ध्यान से सुनना चाहिए, और जो आपके अनमोल दर्शक है उन पर कुछ ना कुछ मंथन निकलना चाहिए, जो कि आपके कार्यक्रम का हेडिंग भी है। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, मैं तो इतना ही बताना चाहता हूं इनके क्या क्या वादे थे और इन वादों पर क्या क्या इन्होंने काम करने का काम करा। इनका वादा था महिला सुरक्षा का, और उस वादे को अगर ईमानदारी से निभाया तो भारतीय जनता पार्टी ने निभाया। मणिपुर में जो नग्न बेटियां थी वो पूरे देश ने देखी, शायद आजाद भारत के इतिहास में ऐसा दृश्य कभी नहीं हुआ। हमने याद है पहलवान बेटियां जिन्होंने देश को गौरवशाली पल दिए, वो माननीय प्रधानमंत्री जी के घर के 5 किलोमीटर के पे उनको घसीटा जाता है। ये भी अमृतकाल देश ने इस सरकार में देखा है। हमने देखने का काम करा हाथरस की दलित बेटी को किस प्रकार इनकी सरकार में जलाया गया। हमने देखा कानपुर की माँ बेटी को किस प्रकार जलाया गया। और अभी मेरे साथी ने बहुत अच्छी बात कही, भारतीय जनता पार्टी के आदिवासियों का सम्मान। हमने देखा कि आदिवासियों पर आगरा में हो चाहे मध्य प्रदेश में हो, इनकी जबल इंजन की सरकार में किस प्रकार वहां पर मूत्र किया गया। ये भी हमने देश को देखने का काम करा। और किसानों की बात ये हमारे साथी कह रहे थे, मैं आपको बताना चाहता हूं किसान को सभी सरकारों ने, भारतीय जनता पार्टी की चाहे वाजपेयी जी की सरकार हो चाहे हमारी सरकार हो, सबने किसानों को सम्मान देने का काम करा। लेकिन आदरणीय मोदी जी ने क्या काम करा, मैं आपको देखने का काम करता हूं। उनकी सरकार में जब आंदोलन हुआ उनको खालिस्तानी कहने का काम करा इन लोगों ने आतंकवादी कहने का काम करा। 800 किसानों की हत्या हो जाती है किसान आंदोलन में, 3 काले कानूनों पे, उसके बाद कोई बात नहीं होती है। और अब आतंकवादी की आवश्यकता नहीं होती है, क्रिमिनल की आवश्यकता नहीं होती है, गृह राज्य मंत्री का बेटा ही अपनी थार को लेकर निकल जाता है और किसानों की हत्या कर देता है। ये निश्चित तौर पे मेरे को लगता है देश का अमृतकाल हम लोगों ने देखने का काम करा। 2 करोड़ नौकरी की बात कह के आए थे, 20 करोड़ नौकरी का हिसाब देश की युवा जनता मांग रहे। इन्होंने कहा था बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार भाजपा सरकार देश के 140 करोड़ लोगों ने इनको विश्वास करा, वोट देने का काम करा। सिलेंडर आप कह रहे थे, मैं बिल्कुल आपका आदर करता हूं, 200 रुपए सस्ता हुआ, क्या 1000 रुपए का भी सिलेंडर देश क्या लोग ले पाते हैं? क्या गरीब लोग, ये बात आप जानते हैं अच्छे से, नहीं ले पाते। क्या जिनको एक सिलेंडर मिला क्या वो दोबारा भरवाने की स्थिति में है? ये नहीं हुआ है। और अभी राजस्थान में चुनाव हुआ था, आपने देखा था इन्होंने क्या कहा था कि हम 450 का सिलेंडर देंगे, और चुनाव जीतने के बाद कह दिया ये तो हमारा चुनावी जुमला है। ये जुमले वाले लोग कब तक देश को ठगने का काम करेंगे? चुनावी जुमलों से कब देश बचेगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और आप देखिए, जब हमारे समय में और एक सैनिक जाता था, एक नौजवान जाता था सैनिक बन के, वो किस लिए जाता था? वो चाहता था देश में मर मिटने के लिए, उसे अग्निवीर बना दिया। मैं एक अध्यापक हूं, आप जानते हैं, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, अगर एक बच्चा 10वीं में फेल होके घर आता है, ये समाज उसको जीने नहीं देता, उसके रिश्तेदार, उसका परिवार, उसके दोस्त, उसके जानने वाले उसकी आफत कर देते। लेकिन 4 साल बाद अगर वो सैनिक वापिस जाएगा तो क्या कहलाएगा? लोग उसको किस प्रकार के ताने से उसका जीवन को खराब करने का काम कर रहे हैं, ये भी केवल मोदी जी के अमृतकाल में हम लोग देख पा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, अब देखिए 44% बेरोजगारी दर अगर किसी में निकल के आई 20 से 25 साल के नौजवानों के बीच में, तो इसी सरकार में निकल के आई। और मैंने आपको बताना चाहता हूं, आदिवासियों की स्थिति, SC ST की स्थिति क्या है, अल्पसंख्यक समाज की स्थिति क्या है। एक 403 विधानसभा में एक टिकट नहीं अल्पसंख्यक समाज के लिए, क्या वो इस देश के संविधान के हिस्सा नहीं है? क्या इस देश के हिस्सा नहीं है? ये निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी जो एक अपने नए एजेंडे के रूप में लगी, देश के लिए बहुत खतरनाक है। जोशी साहब सारी बातों से सहमत, जोशी साहब माफी के साथ मैं रोक रहा हूं आपको, सारी बातों से सहमत, लेकिन क्या गरीबी रेखा से 25 करोड़ लोग ऊपर नहीं आए? क्या ये क्या सच नहीं है? क्या नीति आयोग के आंकड़े झूठे हैं क्या जोशी साहब?
देखिए, अभी हमारे कांग्रेस के जो हमारे छोटे भाई है उन्होंने बताया था, उन्होंने भी एक उसका जो ना कांग्रेस का था ना भाजपा का ना सरकार के दबाव में काम करने वाली आजकल एजेंसियों पे सब पे लग रहा है, और निश्चित तौर पे चुनावी वर्ष है, इस तरह का ये लोग करेंगे। लेकिन हकीकत क्या है, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत सम्मान सहित आपको बताना चाहता हूँ। अभी अभी जो इन्वेस्टमेंट हुआ था वो जमीन में कितने एम्प्लॉयमेंट लग पाए, कितनी फैक्ट्री लग पाई, जब सरकार के लोगों से पूछने का हम लोग काम करते हैं तो उनके हाथ खाली निकलते हैं, क्योंकि वो हवाई शगुफा था, जमीन में कुछ नहीं हो पाया। मैं एक बहुत प्रतिष्ठित चैनल के कार्यक्रम में सुन पा रहा था, एक व्यक्ति कह रहा था कि मैं अयोध्या में नौकरी मांगने गया, अयोध्या का निवासी कह रहा था मेरे पास केवल वेटर की नौकरी बचती है, सारी नौकरियों पर तो भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर मैं नहीं कह रहा, ये उस चैनल में मैं देख पा रहा था, मैं भी उसमें दर्शक के दृष्टि से बैठा था। तो ये बहुत सारे यक्ष प्रश्न है, इनका जवाब भारतीय जनता पार्टी को 2024 में लोगों को देना है, खासतौर पर जो चुनावी जुमले इन्होंने कहा था उनका जवाब देना है। ठीक है, मैं आलोक भदौरिया जी के पास जाऊं, इससे पहले एक और हमारे साथ मेहमान महामंडलेश्वर स्वामी प्रकाशानंद महाराज जी जुड़ गए हैं। महाराज जी स्वागत, बहुत आभार और धन्यवाद आपका के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। मैं आऊँगा आपके पास, भदौरिया जी को चर्चा में शामिल कर रहा हूँ। भदौरिया जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि देश के 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए, लेकिन ये विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि भाई 44% अगर बेरोजगारी दर है वो भी सर्वोच्च है। तो ये क्या दोनों बातों का कोई रिलेशन है क्या? लोग बेरोजगार हैं फिर गरीबी रेखा से कैसे ऊपर उठ गए, या फिर बेरोजगारी दर झूठी है? आलोक जी, क्या स्थितियां, क्या परिस्थितियां? धन्यवाद दुर्गेन जी चर्चा में शामिल करने के लिए जी। एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है, मैं चाहूंगा कि आपकी टीम मेरे को थोड़ा सा एक सपोर्ट करे जी। अभी एक विज्ञापन चल रहा है कि 13.5 करोड़ को गरीबी से निकाला मोदी की गारंटी। उस विज्ञापन को जरा एक बार डिस्प्ले करिए, फिर उसके बाद में बताइए कि ये 25 करोड़ ज्यादा इंपॉर्टेंट है या प्रधानमंत्री को सही जानकारी नहीं दी जाती। ये दो चीजें इस बीच हम लोग बात कर रहे हैं, उस बीच में आपकी टीम वो विज्ञापन निकाल लेगी, वो सारे चैनल पे चल रहा है, वो मोदी की गारंटी कर। पहला तो मेरे को ये कहना है, मेरा चाहूंगा कि अगर मैं करेक्ट भी होना चाहूंगा, अगर मेरे को गलत याद आ रही है तो इस बीच में आप डिस्प्ले भी कर देंगे, आपकी टीम ढूंढ भी निकालेगी, पहला। दूसरा, मोदी साहब ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो लाल किला था 2023 में, लाल किला में कहा था कि 13.5 करोड़ को लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। अब सवाल है 15 अगस्त से लेकर अभी जनवरी का टाइम भी जोड़ लीजिए 10 दिन, आखिर ऐसा क्या हो गया कि नीति आयोग को ऐसा आंकड़ा मिल गया? और अगर ऐसा आंकड़ा, अगर देखिए 13.5 और 25 करोड़ में बहुत फर्क होता है। 15 अगस्त 2023 को कहा था। मैं उस पर नहीं, मैं उस विज्ञापन पे जाता हूं जो अभी आजकल सारे चैनल पे चल रहा है, मोदी की गारंटी 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी से मुक्त किया। ठीक बात है, मैं कहता हूं टीम को निकाले जी, किसी भी चैनल पे आप देख लीजिएगा, मोदी की गारंटी करके चल रहा है। तो एक तो ये है कि ये नीति आयोग को की बहुत बड़ी गलती है कि वो प्रधानमंत्री को पूरी जानकारी नहीं देते, नंबर 1, या भारतीय जनता पार्टी के जो वो विज्ञापन चलाते हैं वो सही आंकड़े नहीं पेश कर रहे हैं। एक तो ये विसंगति है, इनको छोड़ दीजिए, मैं इस पे जाता भी नहीं, बहुत ज्यादा फोकस नहीं करता, ये मामूली सी टेक्निकल गलती है 10-12 करोड़ की, छोड़ दीजिए इसको। नहीं आलोक जी ऐसा भी हो सकता ना कि बढ़ भी हो सकता है, निकल आए उतने दिनों में, अगस्त से लेके आज जनवरी है, तो ये भी संभव है कि इतने लोग गरीबी रेखा से 13 करोड़ अब बाहर निकल आए हो, ये भी तो हो सकता है एक पहलू। बिल्कुल निकल आए हो, इसमें कोई शक ही नहीं है, हमेशा निकल सकते हैं। आंकड़ों में तो हमेशा एक पारदर्शिता रहनी चाहिए ना। अभी जैसे एक वो एनएसओ ने एडवांस एस्टिमेट दिया है कि 7.3% आएगी जीडीपी की ग्रोथ, और वही एक आरबीआई है वो कहता है कि वही वो 7% ही रहेगी। तो सवाल है कि कहीं तो एक चीज टिकनी चाहिए ना। मैं तो सरकार के आंकड़े की बात करता हूँ, दूसरी नहीं बात करता। अगर आप दूसरी बात करेंगे तो फिर एक सवाल ये भी उठेगा, निश्चित तौर पे गरीबी से रेखा से बाहर आते हैं, बिल्कुल आते हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण चीज क्या है? महत्वपूर्ण चीज ये है कि हंगर इंडेक्स में हम कहां खड़े हुए। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, किसी भी देश का जो शासन होता है उसका मुख्य काम होता है कि देश का विकास, और देश के विकास का जो अर्थ देखा जाता है वो ये है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में हम कहां खड़े हुए हैं, पहला। दूसरा, इसको थोड़ा सा और सिंपल करते हैं, हंगर इंडेक्स में हम कहां खड़े हुए हैं। अब हंगर इंडेक्स का अगर मैं आपको एक थोड़ा सा एक मैं दूंगा कि 2022 में हम कहां खड़े थे। 2022 में तो हम 107वें नंबर पे थे, 121 देशों की सूची में हम थे 107वें नंबर पर 2022 में।
लेकिन हम 2014 में कहाँ थे जब ये सत्ता आई थी? तब 120 देशों में हमारी सूची में हम 55वें पायदान पे थे। तो यानी हम तो बढ़े हैं। तो भुखमरी में हम क्यों बढ़े? एक तो ये नहीं समझ में आता है, ये आंकड़ों को समझना चाहिए। दूसरा, मैंने एक आपके पिछले प्रोग्राम में भी मैंने आपसे कहा था कि 2016 में लगभग करीब 6.25 करोड़ एमएसएमई थे। और जो उद्यम पोर्टल है, आपके एक भाजपा के प्रवक्ता भी उस दिन थे वहां पे, और जो उद्यम पोर्टल है, उद्यम पोर्टल का ही मैं आंकड़ा कोट कर रहा हूं, 2016 में 6.25 करोड़ रजिस्टर्ड एमएसएमई इकाइयां और 2023 में सिर्फ 3.25 करोड़ इकाइयां। अगर ये इतना हो रहा है, देखिए सरकार का काम है विकास के काम करना, बिल्कुल करना, लेकिन यहां मेरा एक दूसरा मतभेद है। आपने एक शब्द पूरे डिबेट में ये जोड़ रखा है, रामराज। मैं रामराज की अवधारणा से बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं हूं। इसलिए नहीं है, देखिए रामराज एक आपका है, आस्था और भक्ति रस में आप डूबेंगे तो रीति काल में आपको तमाम चीजें चली जाएंगी। लेकिन सवाल ये कि मुख्य काम क्या है? मुख्य काम ये है कि हम विकास के जो प्रमुख कारण होते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में होते हैं, क्या हम उसमें काम कर रहे हैं? उसमें शिक्षा आती है, उसमें स्वास्थ्य आता है, उसमें हम कहाँ खड़े हुए हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये। दूसरा, जो मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट चीज ये है, मंदिर एक लोगों का निजी विषय है। मेरा मानना है कि ये जीवन पद्धति है। अगर आप विवेकानंद से लेकर अगर सारे पढ़ेंगे, बड़े जो विवेचना करते हैं, तो किसी ने भी मंदिर ये नहीं कहा कि मंदिर या धर्म किसी के प्रदर्शन का विषय है। ये लोगों के आस्था का निजी, जब हम आस्था की बात करते हैं तो ये निजी चीज में आ जाती है, सामूहिक आस्था नहीं होती, पहला। लेकिन अब हो क्या रहा है? चुनाव में आपने निकाल दिया, ठीक है। अब चुनाव में होना क्या है? चुनाव में होना यह है कि आप धर्म के सहारे आए। मैं तो कहता हूं कि मैं तो उस नरेंद्र मोदी को, मैंने उस समय भी वोट नहीं दिया था, पहले फिर कह रहा हूं, मैं इस बार भी वोट नहीं दूंगा। लेकिन अगर वो 2014 में जो उन्होंने चुनावी कैंपेन में बात की थी, क्या एक बार भी उन्होंने धर्म की बात की थी कि मैं तो राम मंदिर बनाने जा रहा हूं इसलिए मेरे को वोट दे? नहीं की थी। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने विकास की बातें की थी कि हम किस तरीके से युवाओं को आगे बढ़ाएंगे, किस तरीके से देश को आगे बढ़ाएंगे, किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएंगे। लेकिन उन्होंने तब ये नहीं कहा था कि हम किसानों के बिल किस तरीके से ध्वनिमत से पास करा देंगे। ये नहीं कहा था उन्होंने 2014 में, जब उन्होंने कांग्रेस सत्ता को बाहर कर दिया था बड़ी बेदर्दी के साथ, और 2019 में भी बाहर किया था, तब भी उन्होंने ये बातें नहीं कही थी। तो इसलिए ये चीज बड़ी महत्वपूर्ण है। तो मेरा मानना है देश का विकास, रामराज चाहे जैसा भी हो, कोई भूखा ना सोए, बहुत अच्छा है। लेकिन 82 करोड़ को अगर इतने सालों तक अगर राशन देने की नौबत आ रही है, तो वो क्यों आ रही है? वो स्वावलंबी क्यों नहीं हो पा रहे हैं? देश में एमएसएमई सेक्टर को खड़ा किए बिना क्या देश लोगों को रोजगार या रोटी मुहैया करा पाएगा? आलोक जी, ये 25 करोड़ गरीबी रेखा से ऊपर लोग आए, कैसे आ गए आलोक जी? ये भी बड़ा फिर इस पर भी तो सवाल बनेगा ना, इसका भी जवाब आपको देना होगा। बहुत सारी बातें आप समझा रहे हैं दर्शकों को। अगर आप कांग्रेस का पीरियड देखें तो कांग्रेस के पीरियड में भी 27 करोड़ लोग आए थे गरीबी रेखा से बाहर। सवाल तो ये है, महत्वपूर्ण ये है कि देखिए, प्रति व्यक्ति क्या आपकी आय बढ़ी? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। प्रति व्यक्ति आय आपकी कितनी बढ़ी? अगर नहीं बढ़ रही है तो ये एक सबसे चिंताजनक विषय है। अरबपतियों की संख्या कितनी बढ़ी? ये भी एक विषय है। तो ये इसी को कहते हैं कि एक के शेप अर्थव्यवस्था जा रही है। अमीर और अमीर हो रहा है और गरीब और अमीर हो रहा है, गरीब हो रहा है। अगर देश का प्रधानमंत्री अगर ये कहते हैं कि मुझको 5 साल तक, हमको इसको विवेचना करने की जरूरत है, बस मैं आखिरी शब्द कहकर बढ़ रहा हूं। अगर देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं अगर अपने 5 साल तक लोगों को मुफ्त राशन की योजना में देना चाहता हूं, तो मेरा सवाल यह है कि पिछले 4 सालों में अगर अरबपतियों की संख्या अगर ये इतनी तेजी के साथ बढ़ती जा रही है, तो क्या हम ये पुष्टि नहीं करता कि ये केशव रिकवरी है कि गरीब और गरीब हो रहा है? कि अब अगले 5 सालों तक आप उसको स्वावलंबी नहीं बना पा रहे हैं, एमएसएमई सेक्टर नहीं खड़ा कर पा रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है और इसके ऊपर मुझे लगता है कि ध्यान दिए जाने की जरूरत है। ठीक है कृष्णमोहन जी, कई बड़े सवाल खड़े किए हैं आलोक जी ने। वो कह रहे हैं कि भाई, एक तो अचानक अगस्त से लेकर अब तक 13 करोड़ से अचानक 25 करोड़, मैं कोई आश्चर्यचकित नहीं हूँ। हो सकता है सरकार ने इतना काम किया हो और 25 करोड़ हो गए हो। वो कह रहे हैं 27 करोड़ पहले भी एक बार उबर चुके हैं। लेकिन जो मूल प्रश्न उठाए हैं उन पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो आलोक जी ने मूल प्रश्न उठाए हैं और सीधे टू द पॉइंट। जहां तक ये आंकड़ा बढ़ जाने की जहां तक बात है, तो भारतीय जनता पार्टी का ये आंकड़ा नहीं है।
ये आंकड़ा उस एजेंसी का है जो देश में लंबे कालखंड से कार्य कर रही है। दूसरा, 12 जो मानक रखे गए हैं उन 12 मानकों को पे तैयार किया गया ये आंकड़ा है। तो निश्चित तौर पर उस आंकड़े पर हम तो विश्वास करते हैं और देश की जनता को हमने वो सुविधाएं दी है और देश की जनता उस पर विश्वास कर रही है। दूसरा विषय कि पहले भी ये आंकड़े आते रहे, हाँ साहब बिल्कुल स्वीकार करता हूँ दरिया जी की इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ, आते रहे हैं, परंतु कौन से आंकड़े? जिसकी आय 23 रुपया रोज हो वो गरीबी रेखा से बाहर का है, यही आंकड़ा था। इसी पे आपने 27 करोड़ लोगों को बाहर किया और अभी जो 12 मानक तय किए गए इनमें हमारे 24-25 करोड़ लोग बाहर आए। इन दोनों के अंतर को देखना होगा, फिर तय करना होगा क्या सही क्या गलत। भारतीय जनता पार्टी देश के हित में और देश की जनता के लिए काम करती है। एक सवाल कृष्णमोहन जी, एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण उठाया एमएसएमई को लेकर। 2000 एमएसएमई एक ऐसा सेक्टर है जिससे एक बहुत छोटी जो बहुत कम आय के लोग होते हैं वो उससे लाभान्वित होते हैं, उनको रोजगार मिलता है, वो गरीबी से ऊपर आते हैं। मुझे लगता है जो सीधे एक आम आदमी समझता है कि हमको रोजगार मिलेगा तो हमारी गरीबी मिटेगी, एक सीधा सीधा रिलेशन रोजगार का गरीबी से है। 2016 में 6.15 करोड़ एमएसएमई थे, ये 23 में घटकर 3.15 हो गए, ऐसा आलोक जी कह रहे हैं। ये इस पर कुछ आपके पास कोई जानकारी है? चाहे तो चेक कर सकते हैं। आलोक जी एक बात स्पष्ट कर दूं, दुर्गेश जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने इसके पहले जितने भी उद्यम पोर्टल या उसके पहले जो एमएसएमई चलती थी ना, वो कागजों पे ढेर सारी ऐसी एमएसएमई थी जो कागजों पे चलती थी। और जब हमने उस पर जांच का दायरा बढ़ाया, जब उस पे जांच का दायरा बढ़ा तो कई ऐसी एजेंसी एमएसएमई तो बंद हो गई कागजों पे। परंतु जो वास्तविक स्वरूप भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया और उस पर जांच के बाद उनको लोन देना, उनके उद्यम की व्यवस्था को आगे बढ़ाना, ये धीरे धीरे तेजी से आगे बढ़ रही है। और आप आगे देखेंगे कि जो एमएसएमई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में प्रारंभ हो रहे हैं वो रोजगार के नए अवसर सृजन कर रहे हैं। हम कागजों पे कृष्णमोहन जी एक बड़ा आंकड़ा है, कृष्णमोहन जी एक बड़ा आंकड़ा, 3 करोड़ फर्जी निकल गए। इसका मतलब आप अगर कह रहे हैं कि फर्जी थे तो मतलब 6.25 करोड़ में 3.15 करोड़ ही बचे, यानी 3 करोड़ फर्जी एमएसएमई निकल गए, तो बहुत बड़ी बात है। देता हूं अब तक तो ईडी और सीबीआई को खोद डालना चाहिए था उन फर्जी लोगों को। एक उदाहरण देता हूं दुर्गेश जी। इस देश में हमारी सरकार आने से पहले ढेर सारी एनजीओ चल रही थी जो समाज सेवा का कार्य करती थी, जिनका कभी भी बहुत कम समय तक, लंबे कालखंड तक कभी उनका जांच नहीं होती थी। जब हमारी सरकार है, हमने कहा कि जितने भी एनजीओ हैं उनका अब उनकी जांच होगी, ढेर सारे एनजीओ स्वतः ही बंद हो गए। तो ये एक आंकड़ा था देश का जो कागजों पे कांग्रेस सरकार और उनके सहयोगी दल चलाते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हमने बेहतर ढंग से कार्य करके रोजगार सृजन के लिए कार्य किया और जिसका प्रतिफल अब दिखने लगा है। अच्छा, हंगर इंडेक्स की आप भी बात कर रहे थे, आलोक जी ने भी कर दी कि 14 में 55वें पर थे और अब 23 आते आते हम 117 पे पहुंच गए। 107 शायद चेक कर लीजिए। 107 पे। जी 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 दुर्गेश जी एक बात आपको स्पष्ट कर दूं कि जो जिस आंकड़े की चर्चा हो रही है तो वही आंकड़ा भी अभी सामने 12 डायमेंशनल मल्टी डायमेंशनल एक आंकड़ा आया है, इसको भी तो स्वीकार करना होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूं इसे स्वीकार करना होगा, बिल्कुल स्वीकार करना होगा भाई। नीति आयोग कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, नीति आयोग एक सम्मानित संस्था है। लोगों को बाहर लेके आए हैं, ये एक बहुत बड़ा अवसर है जब हम इस बात को तय कर सकते हैं कि हम वो सारी सुविधाएं, केंद्र सरकार की वो सुविधाएं जो आज तक उस समाज को नहीं मिल पाई थी, जो लंबे अंतिम पायदान पर खड़ा था, या एक वर्ग जो कि इन सुविधाओं का कभी लाभ नहीं ले पाता था, जिसके कारण हंड्रेड इंडेक्स बढ़ता था। आज भारतीय जनता पार्टी इनको अपने 5 वर्ष के कालखंड में 25 करोड़ों को बाहर लेके आई है, जिसका स्वागत होना चाहिए। ठीक बात है। मैं स्वामी महामंडलेश्वर प्रकाशानंद जी महाराज को चर्चा में शामिल करता हूं। माफी के साथ में महाराज जी आपके पास आ रहा हूं। एक तो राम राज्य की अवधारणा जरा बता दीजिए, और अगर हम तुलना करें, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भाई 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे और गरीब कल्याण ही राम राज्य की अवधारणा एक सामान्य आदमी मानता है, तो उसको लेकर जैसे कहा गया ना, दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं कबहू न व्यापा। तो महाराज जी राम राज्य की अवधारणा से अगर आज की तुलना करें तो उसे आप कहां खड़ा पाते हैं? प्रकाशानंद जी महाराज अनम्यूट करिए।
राम राज्य अवधारणा का मतलब राज्य में कोई दुखी नहीं हो, सबके साथ न्याय हो, राम राज्य उसी को है। और जब कांग्रेस की शासन थी या यूपीए की शासन थी तो हिंदुओं को न्याय नहीं मिलता, राम राज्य कैसे हो सकता है? जहां एक बड़े वर्ग जो देश में रहते हो उन्हीं के साथ न्याय नहीं हो, उन्हीं का कोई बात सुनने वाला नहीं हो, तो राम राज्य कैसे हो सकता है? आज जब बीजेपी की शासन आई, एनडीए के शासन आई, तो सभी वर्गों को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, धर्म हो, अपनी बातों को रख सकते हैं और उनके साथ न्याय होता है। इसी को राम राज्य कहते हैं, जहां सबकी बात सुनी जाए, सबको न्याय दिया जाए, उसी को राम राज्य की अवधारणा कहते हैं। अब आते हैं हम गरीबी पे, तो गरीबी पे अगर 25 करोड़ लोग बाहर आए तो इसका तो स्वागत करना चाहिए, इसमें कोई दुखी की बात तो नहीं है। हम तो चाहते हैं कोई गरीब रहे ही नहीं, ऐसे सरकार काम करे कि कोई गरीब रहे ही नहीं, सबको रोजगार दिया, सबको नौकरी दिया जाए, उसकी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए और सरकार कर रही है। और राम राज्य की तभी स्थापना हो पाएगी, तभी राम राज्य हम कहें, जब सबको न्याय मिलेगा, सब गरीबी रेखा से ऊपर आएंगे, किसी को कष्ट न होगा, तभी हम राम राज्य की कल्पना कर सकते हैं, तभी राम राज्य की अवधारणा कर सकते हैं। और किसी एक वर्ग को कष्ट हो, किसी एक वर्ग की बात सुनी जाए, जो यूपीए के शासन काल में आज तक होता रहा है। आज सभी लोग प्रसन्न है, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, बौद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, तो यही धीरे धीरे राम राज्य आ रही है। जहां राम को ही काल्पनिक कहा जाता था, जहां राम सेतु को ही मानने वाले नहीं थे, रामचरितमानस को मानने वाले लोग नहीं है, वो राम राज्य को क्या समझेंगे और वो राम राज्य की क्या बात कर सकते हैं? ठीक बात है लोग जी। रामचरितमानस को ही नहीं मानते, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य एक है। महाराज जी जो मोदी राज है उसकी कहीं तुलना कर सकते हैं क्या? हम कहीं आसपास है वो राम राज्य के क्या? आप लोग ऐसा मानते हैं क्या जी? मोदी राज को राम राज्य की तरफ जाते देख रहे हैं क्या आप? राम राज्य की तरफ भी जा रहा है और भारत विश्व गुरु के बनने की तरफ भी जा रहा है। बहुत जल्दी भारत विश्व गुरु भी होगा और आज 500 वर्षों के बाद राम मंदिर बनने जा रहा है, तो समझिए राम राज्य की पहली नींव रख दी गई है और हम उस ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और राम राज्य की स्थापना भी हो रही है, जहां हिंदुओं की बात भी सुनी जा रही है, सरकार में मुस्लिमों की नहीं। तो आप उत्तर प्रदेश की बात करता हूं ना मैं, क्या स्थिति थी सपा के शासन में? हिंदू सर उठा करके नहीं चल सकता था। आज हिंदुओं का स्वाभिमान लौटा, लेकिन वहां मुसलमानों को भी योगी जी के शासन में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो पहले अखिलेश जी का शासन रहा या मुल्ला मुलायम का शासन रहा तो मुसलमानों का वर्चस्व होता था, हिंदू अपने सर उठा करके नहीं चल सकते थे। हजारों लोगों पे गोलियां चलाई गई, आज तो कहीं किसी मुसलमानों पे गोली नहीं चलाई गई। योगी जी का शासन है, सबके साथ नया है, मोदी जी का शासन है, आज तो किसी मुसलमानों पर, ईसाइयों पर गोली नहीं चलाई जा रही है। तब कार सेवकों पर गोली चलवाया गया, तो वो राम राज्य की बात क्या करेंगे? वो राम राज्य की अवधारणा क्या कर सकते हैं? वो राम राज्य की कल्पना क्या कर सकते हैं? वो राम राज्य में क्या शामिल? ठीक है। अब मैं प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी को पुनः चर्चा में लेकर आ रहा हूं। जोशी साहब, बहुत सारे सवाल विपक्ष पर प्रकाशानंद जी महाराज ने उठाए। उन्होंने कहा कि भाई आप लोग क्या किस मुंह से रामराज की अवधारणा की बात करेंगे, किस मुंह से आप रामराज्य की बात करेंगे? आपको तो इसका हक ही नहीं है। और रामराज्य की स्थापना के लिए नींव मोदी जी डाल चुके हैं। उस नींव जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो एक कंक्रीट कदम रामराज्य की तरफ बढ़ जाएगा। जोशी साहब। आदरणीय आलोक जी ने बहुत सारे आंकड़े बताए। एक आंकड़ा, मैं भी थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस का, कानून का विद्यार्थी हूं, उनसे उनके बराबर तो मुझे अनुभव नहीं है, लेकिन थोड़ा मैं भी जानना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी से कि प्रति व्यक्ति कर्जा देश के लोगों पे जो बढ़ गया है और पूरे देश पे जो बढ़ गया है, प्रति जो हमारा कर्जा है, उसके बारे में भी थोड़ा सा बात करिए। और मैं आदरणीय स्वामी जी की बात का जवाब देना चाहता हूँ। आदरणीय स्वामी जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो योगी जी का बुलडोजर है वो एक पक्षी चल रहा है। अभी भारतीय जनता पार्टी के 3 कार्यकर्ता बीएचयू की पढ़ने वाली लड़की का रेप करते हैं और 2 महीने वो गायब हो जाते हैं मध्य प्रदेश प्रचार में, और वो फिर उसके बाद 2 महीने बाद गिरफ्तार होते। जबकि अन्य धर्म, अन्य जाति, अन्य वर्ग के वो लोग होते तो तुरंत वो बुलडोजर निकल पड़ता, लेकिन वो बुलडोजर अभी बिल्कुल खराब हो गया, उसकी सर्विस भी नहीं हो पा रही, ना तेल हो पा रहा, वरना वो बुलडोजर योगी जी निकाल देते। अब मैं आना चाहता हूँ आपके रामराज के विषय में।
रामराज में हम लोग क्या देख पाते थे, जो रोहिल वेमुला आपने नाम सुना होगा, उसको आत्महत्या नहीं करने पा रही थी, वो दलित लड़का था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रामराज में क्या होता था, रामराज का मतलब ये नहीं होता कि आपके दूसरी लोकतांत्रिक तरीके से जो चुनी हुई सरकार है उनको आप गिरा दो। महाराष्ट्र में आपने गिराई, गोवा में आपने गिराई, आप हैं किस प्रकार आप मध्य प्रदेश में आपने गिराई, तो ये भी आप राम राज्य की कल्पना से बाहर है। और राम राज्य में क्या होता था, राम राज्य का मतलब ये नहीं होता कि अस्त्र जो निकलते थे, आज तो अस्त्र अलग तरह के, आज के जो अस्त्र है वो है सीबीआई, इनकम टैक्स, आईडी, ये आज कैसे विपक्षियों पर निकलने का काम करते हैं ताकि उनकी राजनीतिक जो है उनको कमजोर करा जाए और उनकी छवि को धूमिल करा जाए। ये कौन सा रामराज योगी जी और मोदी जी देश को देना चाहते हैं। किसानों के बारे में मैं पहले बता चुका, तब आप जुड़ नहीं पाए थे। किसानों को जितने बुरे अपमान झेलना पड़ा, जितनी बुरी बुरी बातें सुननी पड़ी आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी की सरकार में, ऐसा कभी इस भारत में नहीं हुआ। मेरे को लगता है कि महाराज जी करें, आप लोगों ने गोली चलवाई, आपको तो राम का नाम लेने का हक भी नहीं है। आप लोगों ने गोली चलवाई, निहत्थे लोगों को मरवाया। दुर्गेश जी आपको पता है मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं, मैं भागूंगा नहीं। जब कोई भी मुख्यमंत्री की शपथ लेता है, वो शपथ लेता है संविधान की रक्षा करने का, वो शपथ लेता है कि किसी प्रकार उसके राज में दंगे ना हो जाए, उपद्रव ना हो जाए। वो जो पालन करा था वो संवैधानिक दायित्व का पालन करा था, और उसका हमें कोई वो भी नहीं है, खेद भी नहीं है, वो उनका दायित्व था। क्यों नहीं उनको सजा हुई, वरना उनको माननीय नेताजी को सजा होनी चाहिए थी अगर उन्होंने अपने संवैधानिक दायित्व का पालन नहीं किया। और किसको सजा हुई ये भी देश ने देखा, भारतीय जनता पार्टी के नेता को। और दंगे फैलाने वाले लोग रामराज में, अभी इनका मुजफ्फरनगर का एक एमएलए, उसको उसकी सदस्यता भी चली गई, उसकी पत्नी जनता की अदालत में गई, उसे जनता ने भी बैरिंग देने का करने का काम करा और चुनाव भी हार गया मुजफ्फरनगर। ठीक है, मैं बीजेपी के नेता से जवाब ले लेता हूं, चूंकि मेरे पास अब थोड़ा सा वक्त है। कृष्णमोहन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। कुछ सवाल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने उठाए हैं, आप, मुझे लगता है आपको उनका जवाब देना चाहिए, और बहुत संक्षिप्त में, क्योंकि मेरे पास अब वक्त बहुत कम है और मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करूंगा। दुर्गेश जी, हमारे साथी समाजवादी साथी ने कहा कि बुलडोजर जाति देखती है और जात देखकर चलता है। साहब, ये आपका आंकड़ा है, एनसीआरबी का आंकड़ा है कि उत्तर प्रदेश में जिस जाति की चर्चा कर रहे हैं उसमें मात्र 1.5% लोगों पर बुलडोजर चला है, मात्र 1.5% लोगों पर। और खुल के बोलता हूं, जिस मुस्लिम जाति की चर्चा कर रहे हैं, मुस्लिमों पर 1.5% मुकदमा बुलडोजर चला है, बाकी लगभग 98% जो बुलडोजर है अपराधियों पर, भ्रष्टाचारियों पर और इस प्रदेश में दंगा करने वाले लोगों पर चला है। और वो जब उन पे बुलडोजर चलता है तो दर्द आपको होता है। तो वो कौन लोग हैं, अपराधियों को पुष्पित करने पर पल्लवित करने वाले कौन लोग हैं, ये प्रदेश देख रहा है। दूसरा, आपने बीएचयू की घटना की चर्चा की, बीएचयू में के लोग, जो घटना हुई, जो लोग थे, भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं कहा कि हमारे कार्यकर्ता इनको छोड़ दीजिए। कृष्णमोहन जी खत्म करिए, कृष्णमोहन जी खत्म करिए। और मैं क्या दुर्गेश से छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा, छोटा सा उदाहरण कंप्लीट करिए, कृष्णमोहन जी कंप्लीट करिए। अतीक अहमद, जिसने राजू पाल की हत्या पांडे जी, वो दो महीने वो चुनाव प्रचार में गया। पांडे जी, वो दो महीने ठीक है, चुनाव प्रचार में गया। ठीक है, कृष्णमोहन जी खत्म करिए। ठीक है जोशी साहब, वक्त नहीं है मेरे पास। अंतिम टिप्पणी आलोक भदौरिया जी। कृष्णमोहन जी, बलात्कार करने वाला व्यक्ति कृष्णमोहन जी, फोटो कृष्णमोहन पांडे कंप्लीट करिए। आलोक जी, अंतिम टिप्पणी, कार्यक्रम की अंतिम टिप्पणी जी। हाँ दुर्गेश जी, मेरा मानना है कि आंकड़ों को कभी भी जैसे अलग करके नहीं देखना चाहिए कि वो इतने करोड़ को बाहर निकाल दिया गया, तो इससे आंकड़ों की सच्चाई नहीं पता चलती है। सच्चाई के लिए एक आपको प्रतिशत पे भी जाना पड़ेगा कि कितनी प्रतिशत आबादी के हम लोगों ने उसका उत्थान किया। तो मैं इसके लिए आपको एक बात करूंगा कि जैसे एक आंकड़ा मैं आपको लेटेस्ट देता हूं। अभी 12 जनवरी को रिपोर्ट आई है गोल्डमैन सैक की, बड़ी प्रतिष्ठित कंपनी है, हालांकि कुछ लोग सहमत नहीं होंगे। तो उसमें तो यह है कि $1,500 कमाने वाले लोगों की संख्या कितनी है, 72 करोड़। ये प्रतिशत कितना हुआ, अब यहाँ पर प्रतिशत बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपकी आबादी अगर ज्यादा बढ़ रही है तो प्रतिशत तो नीचे गिर जाएगा ना, और आबादी घट रही है तो प्रतिशत अच्छा हो जाएगा। तो ये दोनों चीजें, प्रतिशत भी लेना चाहिए। अब इसमें यह है कि 72 करोड़ है जो $1,500 कमाते हैं, तो ये प्रतिशत कितना हुआ, प्रतिशत हुआ 49.7%। और 1,500 से 2,500 कमाने वाले ये कितने लोग हैं, ये है संख्या है 29.4 करोड़, और ये प्रतिशत में होता है 20.3%।
अगर इन दोनों को मिला लेंगे तो ये 50 से लेकर मतलब ये 70% की जो आबादी है तो 1,500 से लेकर 2,500 कमाती है। और 1,500 का मतलब क्या होता है? 1,500 का मतलब होता है, अगर ये करेंसी का रेट अगर हम एडजस्टमेंट थोड़ा बहुत करें तो लगभग करीब 1.25 लाख के करीब का होता है। ये साल की बात कर रहा हूँ, महीने की बात नहीं करता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आलोक जी कंप्लीट करिए जल्दी से। तो मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण चीज है कि दोनों चीजों को देखना चाहिए, एक आंकड़ों को प्रतिशत के साथ में भी, तभी आंकड़ों की संपूर्णता और पारदर्शिता और उन तभी समझ विकसित हो पाएगी। बहुत शुक्रिया आलोक जी, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर जोशी, बहुत शुक्रिया कृष्णमोहन पांडे जी, और बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज और सौरभ जैन, आपका भी बहुत धन्यवाद। बहुत आभार उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन से जुड़े रहते हैं। सवाल यही है कि वास्तव में एफर्ट मन से किए जाएं, गरीबी रेखा से निकालने की मंशा बहुत अच्छी है, प्रधानमंत्री की मंशा बहुत अच्छी है। रामराज की अवधारणा भी यही है कि गरीब का कल्याण सबसे पहले हो, लेकिन कल्याण वास्तव में हो तो वास्तव में रामराज्य आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।